हेडिंग डाल लीजिए, कोलिजन थ्योरी। ठीक, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, छोटू सा, जरूरत नहीं है फिर भी लिख। क्या मतलब है कोलिजन का? एक मॉलिक्यूल मान लीजिए ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, और फिर उसके बाद अगर प्रोडक्ट बना देते हैं, ये हैप्पी सा क्या बन गया? प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन के थ्रू वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहते हैं? इफेक्टिव। और अगर वो केवल कोलाइड ही करते रह जाते हैं और मॉलिक्यूल इफेक्टिवली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, तो उस कोलिजन को हम लोग क्या कह सकते हैं? इनइफेक्टिव कोलिजन। यानी कि उस कोलिजन में कुछ ना कुछ, या तो जितनी एनर्जी चाहिए थी प्रोडक्ट कन्वर्जन में उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई, या जो उनका ओरिएंटेशन था वो प्रॉपर नहीं था, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, है ना। तो इफेक्टिव कोलिजन अपने काम का है, इनइफेक्टिव कोलिजन रिएक्शन के लिए काम का नहीं होगा, क्योंकि कोलाइड करते रहें और प्रोडक्ट ना बने तो कोई मतलब नहीं है ना। तो अपने काम का क्या है? इफेक्टिव कोलिजन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कोलिजन बाय विच reactant get converted into reactant molecules get converted into product molecules। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग कौन सा कोलिजन बोलेंगे? इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है जिसमें रिएक्टेंट कोलाइड होने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस इफेक्टिव कोलिजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम एक टर्म की बात करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन की जब बात करोगे तो आप बात करोगे एक टर्म की, इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक लाइन तो है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं Z से। Z होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। मान लीजिए कि A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक, और इसका वॉल्यूम है 400 ml, इसका वॉल्यूम है आपका 600 ml। तो पर यूनिट वॉल्यूम में A और B कितने बार कोलाइड करेंगे? नंबर ऑफ कोलिजन देखेंगे किसमें? पर सेकेंड में, और इसके पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर 1000 ml है तो कितने ml में देखोगे आप? 1 ml में देख लोगे। या अगर लीटर में लेते हो, पर यूनिट को लीटर में लेते हो, तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में कोलाइड कर रहे हैं?
उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कितनी बार कोलाइड कर रहे हैं उन्हीं को हम बोलेंगे Z, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z अगर ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होने के चांसेस हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो चांसेस क्या है, रिएक्शन के रेट के ज्यादा होने के चांसेस है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो रेट कम होने के चांसेस हैं। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। पर सेकेंड जितनी ज्यादा बार टकराएगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट कन्वर्जन होने के चांस है और उतना ज्यादा क्या होगा, रेट होने के चांसेस है। अब इस कोलिजन थ्योरी में दो फैक्टर हैं जो इफेक्टिव कोलिजन को बताएंगे। फैक्टर्स which are related to effective collision। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर है एनर्जी फैक्टर या एनर्जी बैरियर बोलते हैं। एनर्जी फैक्टर या एनर्जी बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। दूसरा फैक्टर होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है, मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि कोई अगर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के लिए एक टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम कहते हैं ई थ्रेशोल्ड। ई थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना। मान लो रिएक्टेंट कोलाइड करता है, कोलाइड कर रहा है रिएक्टेंट, बट उसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो ई थ्रेशोल्ड से कम ही रह जाती है। कोलाइड कर रहा है, उसकी एनर्जी कोलिजन से उसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, पर उतनी नहीं बढ़ पा रही है कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब ई थ्रेशोल्ड से अगर उसकी वैल्यू कम रह जाती, कितना भी कोलाइड करे, जितनी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है अगर वहां तक नहीं पहुंचता है, और रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, ई थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड तक अगर वो नहीं पहुंच पाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो उस कोलिजन को क्या बोलोगे आप, इनइफेक्टिव बोल दोगे ना। इफेक्टिव तो वही है जिससे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बना लेते हो। इसका मतलब कि रिएक्शन में ए और बी अगर आपस में टकरा रहे हैं, ए और बी मॉलिक्यूल अगर आपस में टकरा रहे हैं तो एनर्जी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके टकराने पे उनकी एनर्जी ई थ्रेशोल्ड से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर ई थ्रेशोल्ड के बैरियर को वो क्रॉस करेंगे तब तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर ई थ्रेशोल्ड के बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तो बस टकराते रहेंगे, उनका कोलिजन हमारे कोई काम नहीं है। क्लियर है बात। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन के होने के लिए या इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर इफेक्टिव करना है तो क्या होना चाहिए कंडीशन, ई टोटल शुड बी ग्रेटर देन ई थ्रेशोल्ड या इक्वल टू हो जाए। इक्वल टू में भी बात बच जाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, एनर्जी बैरियर। हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए
तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं कन्वर्ट। सेकेंड जो फैक्टर है उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, इसकी कोई एक साइट है, ये साइट है ना, ये एक्टिव साइट है इसकी। अब ये अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है और इसकी एक्टिव साइट इधर है, ठीक। अब ये इसकी एक्टिव साइट है। अगर ये दोनों आमने सामने इस तरीके से आएंगे तो क्या चांसेस है कोलिजन होने के, इफेक्टिव होने के? जब बोल रहे हो कि मॉलिक्यूल का एक्टिव साइट इधर है, इसका इधर है, तो टकराएंगे तो एक्टिव साइट ही टकराते हैं, तब प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाली कंडीशन साथ साथ में होनी चाहिए, एनर्जी क्रॉस करनी चाहिए। अगर एनर्जी क्रॉस कर रही है और उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि एनर्जी तो क्रॉस कर रही है लेकिन ओरिएंटेशन, इसका एक्टिव साइट मान लो इस तरफ है, इस तरफ से ये इस तरफ आ रहा है, और दूसरे वाले का एक्टिव साइट दूसरी तरफ है, और दोनों इस तरफ आ रहे हैं, तो इसका एक्टिव साइट तो इधर है जिधर से रिएक्ट करना है इसको, और इसका एक्टिव साइट दूसरी तरफ है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, इम्प्रॉपर कह सकते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा चाहे एनर्जी ज्यादा हो। एनर्जी ज्यादा होने पे भी अगर प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेशन नहीं है तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा, तो भी कोलिजन को क्या बोलेंगे? इनइफेक्टिव। कोई समस्या है तो बताइए। हो गया? चलिए अब लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है छोटा सा। एनसीईआरटी कोई लाया है क्या? व्याख्या लाई होगी। रिलेशन लिख रहे हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बीच। ए और बी मिलकर के बना रहे हैं प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है। इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं रेट। रेट हमने लिखा, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर ई ए बाई आर टी। पी नहीं लगाया इन्होंने। जेड ए बी होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ए और बी रिएक्टेंट है ना, उनके लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
ए और बी कितना रिएक्ट कर रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। ई रेज टू पावर ई ए बाई आर टी, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू बताती है आपकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which have greater energy than EA। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए जितनी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी EA जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। इसका मतलब आराम से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही है इसमें। एक और इसकी इक्वेशन है वो भी बता देते। बेसिकली इसके जब सवाल करेंगे ना तब, हाँ नहीं वैसे तो अलग होती है पर एवरेज में ले लेते हैं। काइंड ऑफ रेट और के का रिलेशन एक तरीके का ही होता है। इसी इक्वेशन को एक तरीके से और तरीके से दिया गया है, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई रेज टू पावर ई ए बाई आर टी। यहां पे क्या ले लिया हमने, पी एक फैक्टर और ले लिया, पी जेड ए बी और ये तीन चीजें ले ली इस इक्वेशन। ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। नहीं नहीं नहीं, बगल में मल्टीप्लीकेशन में है तीन। जेड ए बी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, पी है आपका, इसको बोलते हैं स्टीयरिक फैक्टर, पी को बोलते हैं स्टीयरिक फैक्टर या एक और नाम है इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये बाद में इसमें पहले यही फॉर्मूला दिया गया था, रेड इक्वल टू जेड ए बी ई रेज टू पावर पी माइनस ई ए बाई आर टी। फिर उसके बाद क्या दे दिया गया, नया फॉर्मूला दिया गया, इसमें पी और इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसमें स्टीयरिक फैक्टर प्रोबेबिलिटी फैक्टर दे दिया गया। स्टीयरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मतलब है ये उसी से रिलेशन है ओरिएंटेशन से, है ना। दोनों फैक्टर को एक बार कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लिया गया और एक बार क्या उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया, स्टीयरिक फैक्टर को। ठीक है, और कुछ खास बात है नहीं। किसमें पूछेंगे, हाँ दोनों देंगे तो दोनों चलेगा। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा, इसमें पी भी ले लिया ना तुमने, ओरिएंटेशन भी ले लिया। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन वगैरह कैसे आया हुआ, कुछ सवाल वाल करो। ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में कई सारे जो है ना ये मॉलिक्यूल्स वगैरह बना के इस तरीके से एग्जांपल्स दिए, तो इनको भी एक बार, इन एग्जांपल्स को भी एक बार आपको रीड आउट कर लेना है। कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछ लेना, है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा आ जाए तो आपको पता ही नहीं है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसी चीज का।
चलिए एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हो तो क्या इफेक्ट आता है? अगर कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट आएगा? फर्स्ट पॉइंट है, जब भी कैटलिस्ट डालते हो तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह क्या रहेगा? सेम रहता है। चेंज क्या आता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट डालेंगे तो बढ़ेगा। किसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों ही बढ़ते। तो इससे फायदा हमको ये मिलता है कि इक्विलिब्रियम अचीव अर्ली। मतलब मान लो ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा था, आपको इक्विलिब्रियम आ रहा था 15 सेकेंड के बाद। अब आपने उसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया तो हो सकता है इक्विलिब्रियम 5 सेकेंड बाद ही आ जाए, है ना? तो इक्विलिब्रियम का टाइम कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव होगा। और कैटलिस्ट मेनली काम क्या करता है? कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करवा देगा? कम करवा देगा। मान लो रिएक्शन इस तरीके से हो रहा था, यहाँ पे ले लिया हमने रिएक्शन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब कैसे कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट। ये ए और बी रिएक्टेंट है, बना रहे हैं सी एंड ठीक। यहां तक था ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी, यहां से यहां तक क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। अब हमने क्या कर दिया इसमें? अब मान लो हम इसमें कैटलिस्ट डाल दें, तो कैटलिस्ट डालेंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंट की शुरू की एनर्जी तो सेम ही रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या हो जाएगी? कम। ये वाली EA1 थी, ये वाली को लिख दो EA2। तो EA2 क्या होगा? छोटा होगा EA1 से। EA1 जो था वो था विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन कर रहा है। और EA2 क्या बना? विद कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया? कम।
कर लिया? हो गया सबका? अब देखो, वैसे तो हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, तो कैटलिस्ट में हम लोग यही बोलते हैं कि रिएक्शन मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। कैटलिस्ट वही सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे। लेकिन कैटलिस्ट आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं और एक नेगेटिव। जो रेट को बढ़ाते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो रेट को कम करते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना। तो वैसे तो आपके क्वेश्चन में अगर लिखते हैं कैटलिस्ट, तो आप क्या समझेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट की। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, तो आप क्या समझेंगे, वो रेट को कम करेगा। रेट को कम करता है तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पे कम कर रहा था, वहां पे क्या कर देगा, अपोजिट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो अगर हम बोल दें, अगर बात थोड़ी सी चेंज कर दें, इन जनरली पूछते ये हैं कैटलिस्ट या पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्वेश्चन में अगर लिखा है कैटलिस्ट, तो मतलब समझना है क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट। मतलब जो रेट को क्या कराते हैं, इंक्रीज, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, लो कर देंगे, डिक्रीज। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया वर्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, सपोज नेगेटिव कैटलिस्ट, अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, पर जेई वाले क्या करते हैं, नया नया डिस्कवर करते रहते, ये नहीं पूछा है तो चलो अब ये पूछ लेते। तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं इनहिबिटर होते हैं। इनहिबिटर का मतलब जो रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। रेट डिक्रीज होगा, रेट डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी मिलेगा नहीं, इक्विलिब्रियम लेट होगा। इक्विलिब्रियम को लेट करेंगे, और इस केस में ईएच को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। वो तो कम कर रहे थे, ये क्या कर देंगे, बढ़ा। हाँ ये नेगेटिव, लेकिन फिर नेगेटिव लिख के देंगे आप, कहाँ, इनहिबिटर, इनहिबिटर। तो इनका अगर पाथवे देखोगे तो कैसा आएगा, बढ़ा दो उसी ग्राफ को, है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये विदाउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विद कैटलिस्ट नहीं लिखेंगे, विद नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लिखोगे तो मीनिंग गलत हो जाएगा, कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव वाला। अभी तक पूछा पॉजिटिव के बारे में है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था विच हैव ग्रेटर एनर्जी देन
ये इसको इस पे क्योंकि काम ज्यादा किया था बोल्ट्जमैन ने, बोल्ट्जमैन का एक प्रोबेबिलिटी कर्व सिखाया था ना आपको, उसमें भी रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है यही सब बात हुई थी। तो इसको, ये जो फैक्टर है इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर भी कहते हैं। कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही चीज के दूसरा नाम यूज कर दिया तो पता चला आपको पता नहीं है, तो इसलिए नाम पता होने चाहिए, पढ़ जाइए। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोल्ट्जमैन फैक्टर। अब देखो एक ग्राफ, देखो एक छोटी सी चीज है उसको समझा रहे हैं, उससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। बोर्ड के लिए काम नहीं आएगा ये, जेई। यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे एनर्जी दिखा रहे हो, मान लो आप इस तरीके से दिखाते हो, यहाँ पे आपने दिखाया ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी प्लस डी प्रोडक्ट, ठीक। तो इस ग्राफ में ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसके जो पीक है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या टीएस बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ऊपर वाले पॉइंट है ये क्या बताते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट को बताते हैं। ये जो नीचे जितने भी पॉइंट मिलेंगे मिनिमम वाले, बीच वाले ये जो पॉइंट मिलेंगे, इनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या टीएस। इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट को अगर देखो, आप ग्राफ को देखो, तो आपको ये पता चल रहा है ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एच अप्रॉक्स ये है। अगर बोले कि इंटरमीडिएट कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, 1। अगर इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको ए बी सी ना दो, कुछ और नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, इसको नाम दे दो पी, इसको क्यू, इसको आर। तो इंटरमीडिएट कौन सा है, 1 है और उसका नाम क्या है, क्यू, क्यू पॉइंट है। और ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन रही है, टी एस 1 है, पी, और ट्रांजिशन स्टेट दूसरी वाली कौन सी बन रही है, आर। क्लियर है बात। एक ये भी चीज लिख सकते हैं अपन, यहां से एनर्जी
अगर लिखे इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1, कितनी लिख दी हमने इसके लिए एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी E1। तो दूसरा वाला, ये वाला जो प्लॉट है, इसके लिए कितना लिख सकते हैं, इसका यहां तक आ गया, इसके बाद यहां तक गया है ना, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे स्टेप के लिए E2। क्लियर है बात? चलो अब क्वेश्चन वगैरह कुछ करो तो बात आपके कुछ एक बार फिर से एक बार वो देख लेना लास्ट वाला। लास्ट ईयर में शायद 10 में खत्म हुआ था ये, तो एक बार देख लेना कुछ छूटा तो नहीं। लास्ट वाले में शायद डिटेल ज्यादा ले रही थी। अब की बार जितना काम का है उतना ही ले रहे हैं। सारांश क्या कह रहे हो, आपने ही पढ़ा है? क्वेश्चन नोट करिए, दिमाग की बत्ती जलाइए। E1 कितना दे रखा, E2 कितना दे रखा समझ। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये E1 है, और शायद ये वाला E2 है। बात को समझ में आ रही है? नहीं, ग्राफ ये कह रहा है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इतनी तो रिएक्टेंट की एनर्जी है, इतनी एनर्जी E1 एनर्जी और चाहिए उसको, तब ये क्रॉस करेगा बैरियर को, तब बनाएगा। ठीक, अब अगर रिएक्शन को बैकवर्ड देखें, ऐसे भी तो हो सकता है कोई रिएक्टेंट बना रहा हो प्रोडक्ट, और अगर रिएक्शन हम रिवर्सिबल सोचें तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगा। तो अगर अपोजिट वे में सोचो तो अपोजिट वे में क्या सोच सकते हो, अभी प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, इतनी एनर्जी है, अभी कितनी चाहिए उसको, E2 चाहिए, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट। मतलब इधर से भी एनर्जी दी गई है और इधर से प्रोडक्ट के लिए भी दे रखा है और रिएक्टेंट के लिए भी दे रखा है। बोल रहे हैं कि क्या करना है, कुछ तो करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 plus E2 and reactant is more stable than product। रिएक्टेंट को बोल रहे हैं कि ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से, यानी कि स्टेबिलिटी लिखी है उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट से।
और क्या बोला उन्होंने, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। एक्टिवेशन एनर्जी तो दोनों की अगर मिलाओगे तो E1 प्लस E2 ही होगी ना। रिएक्टेंट की E1 है और प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, तो ये तो सही है। अब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट? जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है अपने को, कम है, ये एनर्जी दिखाई जा रही है। रिएक्टेंट यहाँ पे है और प्रोडक्ट ऊपर है, तो यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो रिएक्टेंट विल बी मोर स्टेबल। यही तो बोला है इन्होंने, पहला ही सही हो गया। दूसरे ऑप्शन में दे रहे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is E1 plus E2 and product is less stable than reactant। फिर दे रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1। बैकवर्ड रिएक्शन की E1 कहाँ है, फॉरवर्ड की E1 है, एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन। और फिर दे रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। क्लियर है, पक्का। अब देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में थोड़ा सा जब मैंने आंसर देखा तो जो डायग्राम समझने में मुझे दिक्कत हो रही थी वो थोड़ा सा अलग था, तो अलग वाला डायग्राम बना देते हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन बदलेगा। इस डायग्राम के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। डायग्राम जो E1 E2 समझने में दिक्कत हो रही थी वो ये था। ऑप्शन देखा तो समझ आया। इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ, यहां तक E1 दिया था और यहां से लेके यहां तक क्या दिया था, हमने क्या समझा था, ये वाला समझा था ना। ये पूरा हम E1 समझ रहे थे, ये पूरा E1 नहीं है। E1 आपका जहां से प्रोडक्ट की लाइन है, यहां से E1 है और यहां से क्या है, E2 है, ठीक है। तो अब अगर देखोगे आप तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या बन रही है, फॉरवर्ड क्या बनेगी, E1 प्लस E2। पहले भी यही बनी थी, पहले क्या बनी थी, E1 थी, अब क्या हो जाएगी, और बैकवर्ड के लिए क्या बनेगी, बैकवर्ड के लिए क्या बनेगी बोलो, -E1 -E2। बैकवर्ड के लिए तो इतना ही चाहिए, बैकवर्ड के लिए तो केवल इतना ही चाहिए ना।
ठीक है, इवन ही चाहिए ना, जितना डिफरेंस कॉम्प्लेक्स ऊपर तक पहुंचने के लिए, जितना ओरिजिनल उसका है और ऊपर तक पहुंच। क्लियर है? डायग्राम में क्या किया था, एक ही लाइन में इसको बना दिया था, तो थोड़ा सा समझने में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों को मिला दिया है, तो E1 प्लस E2 ये भी ठीक है। अब इसमें अगर मिला के ऑप्शन लिखते हो तो क्या बनेगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के लिए, बोलो। फॉरवर्ड के लिए E1 तो कितनी बन जाएगी, अगर जोड़ेंगे तो टोटल बन जाएगी ना, अगर टोटल दे रहे हो तो ये तो जोड़नी है और ये वाली भी जोड़नी है। इस तरीके के ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। चलो, और जो सीधे फॉर्मूला के क्वेश्चन होंगे वो तो आप कर ही लेते हो, दिक्कत आपको आएगी इसमें ही। एक फॉर्मूला और लिख लो, EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा H एंथैल्पी चेंज। कभी कभी इसको भी यूज करवा दिया जाता। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to delta H of the reaction. बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू रिएक्शन का क्या आ जाएगा, डेल्टा H। चलो, टू 2020 के क्वेश्चंस करते हैं। 20 के का पेपर थोड़ा टफ आया था, अच्छे सवाल करते हैं, अभी तो हल्के सवाल आ रहे हैं। चलो 21 का करो। लॉग के बेस 10 लिखा हुआ है 20.35 माइनस 2.47 ए से बन रहा है B
रेट कांस्टेंट के की यूनिट दे रखी है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर है। पहली लाइन में क्वेश्चन के लिख दिया रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स से आप पहले ही समझ जाएंगे कि टाइम इनवर्स होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहे हैं तो ऑर्डर का कोई वो भी नहीं है, किलो जूल पर मोल में। आर की वैल्यू दे रखी है 8.314, आप 8.3 ले लीजिएगा, ये जूल पर केल्विन इंटू मोल। आरईडीएस इक्वेशन से होगा सवाल, करके दिखाइए। आरईडीएस इक्वेशन लगा के सिखाया है ना, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए और वाला। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, लास्ट क्लास में कराया था के ए और वो सब करके आरईडीएस इक्वेशन वाला, या उसके लास्ट में कराया था, देख लीजिए। एट 8.3 ले लो, 8.314 है आर की वैल्यू। इक्वेशन लिख लो, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी, यही तो आता था। 2.303 भी आता था, हाँ नीचे में। टू 2.303 का फैक्टर लिया है क्यों? हाँ? अच्छा, इक्वल तो कर रहे होगे उसको, ई ए बाई 2.303, यहाँ पे 2.303 का फैक्टर तो आएगा ना, उसी के तो इक्वल कर रहे हो। बड़ा आ रहा है भाई, 0.2 किलो जूल में निकालना है, इससे आंसर जूल में आएगा, फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट। क्या हुआ? फिर से करो, कोशिश कीजिए। 465 इंटू कितना बड़ा भी आ रहा है कुछ इसी के अराउंड, आपने 10 की गलती की है, 47 आ रहा है, 47 किलो जूल आ रहा है, किलो जूल, किलो जूल। तुम्हारा 46 में कुछ आंसर आ रहा है ना, कुछ गलती हुई है। आ रहा है आपका बेटा, निकल रहा है। तुम लोग का आया
47 आएगा। किससे, देखो इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना था अपने पास, इक्वेशन होती है log बेस 10k इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT, यही तो होता है अपने पास। तो log a की वैल्यू तो ये हो जाएगी, और ई ए बाई 2.303 RT की जगह क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई पूरी। तो 2.47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसकी जगह पे क्या है, ये वैल्यू है। 1/t तो छोड़ दो, 1/t तो दोनों में सेम है, इक्वल करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ गया अपना, ई ए बाई 2.303 R। अब अपने को ई ए तो निकालना था, तो सीधे ये निकाल लो, 2.47 10⁻³ 2.303 R की वैल्यू 8.3 लेने को बोली है मैंने, ये आ जाएगी। अब ये तो आएगी जूल वाले में, अब अपने को किस में निकालनी है, किलो जूल में। तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 10⁻³ हट जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2.47 2.3 8.3, ये वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल, है ना। अब इसको 2.5 मान लो अप्रॉक्स, इसको 2.3 मान लो। एग्जैक्ट वैसे करना पड़ेगा इसमें इंटीजर टाइप, अगर डेसिमल बहुत ज्यादा अप्रॉक्स लेंगे सब में तो गलत हो जाएगा। ये मान लो 8 है, तो 8 2 जा 16 हो गया, 16 2 जा 32, है ना। इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में ऐसी तैसी हो जाएगी, पूरा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हर डिजिट में अप्रॉक्स लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2.47 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 47 किलो जूल में आएगा, कुछ पॉइंट में ही आएगा, फिर उसको इंटीजर टाइप में। हाँ ठीक है, देखो ये आर्हेनियस इक्वेशन थी, log ये वाली log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। इक्वेशन का फॉर्मेट यही दिख रहा है log k, तो इसका मतलब log k सेम हो गया। log a की जगह पे अगर log a पूछते तो 20.35 हो जाता। अब 2.47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ बाई t इज इक्वल टू है ये पूरी वैल्यू, तो उसी को बराबर में रख देंगे, t से t तो कट ही जाएगा, और फिर ई ए की वैल्यू निकाली तो ई ए इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई। अब क्लियर है, सबको आ गया, सबको आ गया। निकल गया मानसी, निकल गया। सवाल इन जनरली आएगा रेट से, चलो बढ़िया सवाल है, फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है, रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो इन अ पीस ऑफ वुड is 1/8 part that of atmosphere. If half life of C14 is 5730 years, age of
वुड सैंपल, कोई लकड़ी का सैंपल है, उसकी आपको निकालनी है एज। क्या निकालना है? एज निकालना है। और कार्बन 14 और कार्बन 12 होंगे उसमें। कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है वो दे रखा है 5730 ईयर्स। और बोल रहे हैं कि लकड़ी में जो आपका रेशियो है कार्बन 14 और कार्बन 12 का, वो है आपका 1/8 पार्ट ऑफ दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो इनका रेशियो होता है उसका कितना पार्ट है? ये 1/8 पार्ट है। तो आपको पूरे सैंपल की, लकड़ी का जो सैंपल है उसकी निकालनी है एज। कितनी होगी एज? अब देखो लकड़ी के सैंपल में जो कार्बन 14 होगा, कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव, तो कार्बन 14 ही डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होगा। यानी कि कार्बन 14 के इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लगा सकते हैं, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के कितने सारे फॉर्मूला आपको बताए थे मैंने? फर्स्ट ऑर्डर के 2-3 फॉर्मूला बताए हैं, देखो ध्यान से। रेडियो एक्टिव डीके के पहला फॉर्मूला है, अगर एज निकालनी है तो n मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ, हाफ लाइफ, और कितनी हाफ लाइफ है मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा टाइम निकल आता है। दूसरा होता है बची हुई कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू n नॉट 1/2 रेज टू पावर n, कितनी हाफ लाइफ गुजर गई, ये लगा सकते हैं। और अपना ओरिजिनल फॉर्मूला ये वाला तो है ही। a बाई ए माइनस एक्स वाला, और एक ये वाला भी है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब सोचो कि क्या लगाया जा सकता है। कुछ अगर आ रहा है दिमाग में तो बताओ, नहीं तो पूछो, आराम से सोचो सवाल। लकड़ी में है कार्बन, ये निकाल लेंगे, उससे क्या फायदा मिलेगा? निकालो, देखो। ईशिका कह रही है कि कार्बन 14 का टी हाफ दिया है तो के निकाल लो। कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट? किस लाइन लेंथ पे चलना है? अभी आंसर बता देंगे तो आंसर निकाल लो क्या। बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? टोटल सैंपल कितना है? आंसर 17,190। 17,000। सैंपल, वुड का सैंपल कितना पुराना वो निकालना। नहीं,
दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है? हम्म? हाँ, इस रेशियो का क्या काम क्या है, यही सोचना है। बोल रहे हैं रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 जो है वो लकड़ी में कितना है। अगर ये रेशियो लकड़ी का निकाला जाए तो ये कितना आ रहा है, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो किसमें, एटमॉस्फेयर में जितना है उसका कितना है, 1/8। यही डेटा दे रखा है पहली लाइन। इससे क्या ही पता लगेगा, नहीं आ रहा। किसकी लॉग 3 की वैल्यू कितनी थी, पॉइंट नहीं याद है। 0.4771। नहीं, ना आ रहे हो। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि कार्बन 14 और कार्बन 12 का एटमॉस्फेयर में कितना है, इसके बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं, या तो वो पता हो तब कुछ बात बने। कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। कार्बन 14 डिके होगा तो क्या होगा। डिके होगा तो क्या होगा, क्या हाफ लाइफ तो वही रहेगी, हाफ लाइफ फिक्स रहती है 17,000, यानी कि 3 हाफ लाइफ ले रहा है वो। 5-7 है ना हाफ लाइफ, 17 में आंसर आ रहा है, यानी कि 5 का लगभग 3 टाइम्स आ रहा है अप्रॉक्स में। चलो आज की क्लास छोड़ते हैं और इसको थोड़ा सोचो, क्या हो सकता है कि लकड़ी में क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, कुछ सोचो तब तो। आंसर तो मेरे पास है, समझा दें, लेकिन थोड़ा सोचिए तो सही, लकड़ी में क्या है कैसे। आज आपकी क्लास मैंने 5 मिनट पहले छोड़ दी है। हाँ।